हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं निकेत अग्रवाल और हम करें डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज डेली न्यूज़ एनालिसिस में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, वो हमने देखने हैं क्योंकि काफ़ी सारे जो लॉज हैं उसके अंदर काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट जो चेंजेस हैं इंटरप्रिटेशंस में वो की गई हैं, तो वो हमने देखने हैं। प्लस एक यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड भी हमने मैटर देखना है। तो पहला है विद रिस्पेक्ट टू अबॉर्शन राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 51 ईयर ओल्ड जो हमारा अबॉर्शन लॉ है उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे मॉडिफाई किया है, और ये हमने समझना है। उसके बाद आपके यूनेस्को ने 50 इंडियन टेक्सटाइल्स को जो है इंक्लूड किया है आपके हेरिटेज के अंदर, तो ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट बनता है और हमें पता है आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी कम करंट अफेयर्स बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमने देखना है कि अगर वाइफ के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हो तो उसको भी रेप की कैटेगरी में डाला जा सकता है। तो हमने रेप लॉज को पहले भी स्टडी किया था और मैरिटल रेप के ऊपर हमने एक डिटेल्ड आर्टिकल स्टडी किया था। ये उसी का एक्सटेंशन है एक किस्म से, आप इसके पॉइंट्स को भी उसी नोट्स में जो है एडअप कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने उसमें देखा था मेन जो सीन है वो है प्रूव करने का, कि क्या प्रूव किया जा सकता है कि एक हस्बैंड ने वाइफ का रेप किया, राइट। तो ये उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, इसको हमने करना है। उसके बाद हमने देखना है कि एडल्ट्री जो है बहुत सारे सिचुएशंस में क्लियर नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले साल की बात है, मेरे ख्याल से 18 की बात है, जोसेफ शाइन का जो केस हुआ था उसके अंदर एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो आफ्टर डीक्रिमिनलाइजेशन उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा जो पेंडिंग केसेस थे, और आर्मी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। तो आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल जो है वो जो केसेस थे वो डिसमिस कर देती थी, उसके रिगार्डिंग सेंटर ने परमिशन जो है, या आप कह सकते हैं क्लैरिफिकेशन सीख की है सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और एक हमारा होगा मेंस का क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग द फॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट हैज वन साइड 1 मिलियन किलोमीटर्स लॉन्ग विद लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट्स। द एक्सपेरिमेंट इन क्वेश्चन रिफर्स टू। तो ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया कि एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं एक समान हो, ठीक है, वो बनाया जाएगा, मिलियन किलोमीटर्स लॉन्ग होगा और लेजर शाइनिंग होगी बीच में। तो ये किस एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है? स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन है। वॉयेजर, न्यू होराइजन, लीजा पाथफाइंडर या फिर रिवॉल्व लीजा। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अबॉर्शन राइट। तो अब एक हिस्टोरिक जजमेंट आया है अगेन जस्टिस DY चंद्रचूड़, इसमें पार्टिसिपेंट हैं। और आपको पता है कि इनके जो फादर साहब थे वो 7 साल इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, और ये भी अब चीफ जस्टिस जो है जल्द ही बन जाएंगे। और इनका टेन्योर हालांकि इतना लंबा नहीं होगा, पर ये भी सिग्निफिकेंट टेन्योर में होंगे। तो जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं इन्होंने लीड किया इस बेंच को। इन्होंने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया जिसमें इन्होंने कहा कि अगर कोई वुमेन है जो अनमैरिड वुमेन है एंड वो प्रेग्नेंट हो जाती है ईदर थ्रू सम काइंड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, ईदर वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी सेक्स कर रहे थे और आप प्रेग्नेंट हो गए, उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी जो है वो 20 से 24 वीक्स के बीच में आ गई, तो भी आप जो है अबॉर्शन करा सकते हो। तो हमारा जो पुराना लॉ है जिसको हम कह रहे हैं 51 ईयर ओल्ड आर्केइक लॉ, वो कहता है कि अनमैरिड वुमेन जो है वो अबॉर्शन नहीं करा सकती जिनका जो फीटस है वो 24 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है यहाँ पर। इसके अंदर जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 का, वो इन प्ले आता है। और उसके अंदर ये जो कोटेशंस हैं वो लिखी हुई हैं कि आपको पहली बात तो जो भी अबॉर्शंस आप करा रहे हैं वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास कराएंगे। उसके बाद अगर आप अनमैरिड हैं और 20 हफ्ते से ऊपर हो चुका है तो आप फीटस को अबॉर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर जो रीजनिंग दी है जस्टिस चंद्रचूड़ ने, वो उन्होंने ये दी है कि इसी एक्ट के अंदर आपने मैरिड वुमेन को तो ये अधिकार दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैरिड वुमेन है, ठीक है, और उसका बच्चा जो है 20 से 24 हफ्ते के बीच में आ जाता है, तो उसको तो आपने अबॉर्शन का अधिकार दिया हुआ है कि वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाए, कंसेंट ले अपने हस्बैंड का और जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, और एज पर द एक्ट जो है मेडिकल टर्मिनेशन करा दे। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 14 की वायलेशन थी, इनइक्वालिटी थी, क्योंकि अगर आप सिंगल वुमेन के केस में देखिए कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि अगर वो अनवॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स था, कोई उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया था, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाता है कि आपको डेली मेरे ख्याल से उस ट्रॉमा की याद दिलाता होगा, प्लस आपकी जो लाइफ है वो भी डेंजर में हो सकती है बिकॉज ऑफ फीटस एबनॉर्मेलिटीज़। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो अनमैरिड सिंगल वुमेन है उसको भी सेम राइट्स होने चाहिए कि वो अबॉर्शन जो है वो करा सके।
अब ये आप कोटेशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने दी थी, और इन कोटेशंस को आप अपने मेंस के लिए या एसएस के लिए भी नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट है, द लॉ शुड नॉट डिसाइड द बेनिफिशियरीज ऑफ द स्टैट्यूट बेस्ड ऑन नैरो पैट्रियार्किकल प्रिंसिपल्स अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स परमिसिबल सेक्स। ठीक है, तो एक तो लॉ को ये नहीं बताना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पैट्रियार्की, तो इक्वालिटी के ऊपर ये आर्टिकल कोटेशन है। एंड सेकेंडली, रिप्रोडक्टिव राइट्स इंक्लूड द राइट टू एक्सेस टू एजुकेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन एंड सेक्शुअल हेल्थ, यानी कि जो आपकी राइट है रिप्रोडक्शन का, उसके अंदर ही इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि आप किस तरह से निरोध का प्रयोग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी आती हैं। द राइट टू चूज वेदर और नॉट व्हेन टू हैव चिल्ड्रन, कब आप बच्चा करना चाहते हैं, कब नहीं करना चाहते। एंड द राइट टू चूज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और कितने बच्चे आप करना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये भी वुमेन के राइट्स के अंदर जो हैं वो आती हैं। कोर्ट ने डाटा को भी एनालाइज किया और कहा कि लगभग 8 वुमेन जो हैं हर रोज़ मरती हैं, क्योंकि उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अबॉर्शन से मना कर देते हैं, और फिर वो अनसेफ एरिया से, या आप कह सकते हैं क्वैक्स से जो है अपना इलाज कराती हैं, अबॉर्शन कराती हैं, जिसमें जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी डेथ जो है वो हो जाती हैं। और 67% जो अबॉर्शन थे 2007 से लेकर 2011, वो सारे के सारे अनसेफ अबॉर्शंस या इलीगल अबॉर्शंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसका ध्यान रखना चाहिए हमें वुमेन की। जो भी लॉ अनमैरिड वुमेन और मैरिड वुमेन की जो डिस्टिंक्शन बनाता है, वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 के खिलाफ है, और वो सस्टेनेबल नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। और आप सिंगल वुमेन की जो ऑटोनॉमी है ऑन देयर बॉडीज़, वो आप नहीं छीन सकते और उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि वो एक अनवांटेड प्रेगनेंसी को अपने बॉडी के अंदर हमेशा रखें, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे वो किसी सेक्सुअल अटैक का, सेक्सुअल असॉल्ट का पार्ट रही हों। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक वुमेन को थर्ड पार्टी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है कोई भी अबॉर्शन कराने के लिए, तो थर्ड पार्टी राइट्स यहाँ पे क्रिएट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विद रिस्पेक्ट टू यूनेस्को। तो यूनेस्को ने इंडियन टेक्सटाइल्स जो हैं उनमें से 50 ऐसी टेक्सटाइल्स को सिलेक्ट किया है जिनको वो प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और हेरिटेज टेक्सटाइल्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स की है, प्लस ये मोर और लेस आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। तो इसके अंदर जो टेक्सटाइल के नाम हैं वो आपको जो है पता होने चाहिए। और ये आपको जो इमेज दी हुई है, ये है टोडा कम्युनिटी, नीलगिरी हिल्स में बनती है, तमिलनाडु में, वो टेक्सटाइल हमें दिखाई गई है। तो बेसिकली बहुत सारी टेक्सटाइल हमारी ऐसी हैं जो हैंडमेड टेक्सटाइल्स हैं इंडिया के अंदर, और वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं एक यूनिक प्रोसेस से, और जो फैमिली टू फैमिली पास ऑन हो रहा है उस प्रोसेस से जो है बनाई जाती हैं। तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक सीक्रेट प्रोसेस है, क्योंकि वो क्लोज निटेड फैमिली के अंदर ही घूमता है। एंड लेकिन उनकी जो डिमांड है वो कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ मशीन मेड गुड्स, राइट, स्पेशली आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले ब्रिटिशर्स के टाइम में हुई, और अब आज की डेट में भी इतनी ज़्यादा मैकेनाइजेशन हो चुकी है कि उनकी जो संख्या है, आर्टिस्ट की जो संख्या है, वो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। तो यूनेस्को चाहता है कि हम जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है साउथ एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का, उसको प्रिजर्व करके रखें, और उसकी एक प्रॉपर इन्वेंट्री और डॉक्यूमेंटेशन बनाएं। उसके लिए हम लिस्ट कर रहे हैं उन टेक्सटाइल्स को जो कि हेरिटेज टेक्सटाइल्स के अंदर आती हैं। इससे क्या होगा, एक तो हमारी रिसर्च बढ़ेगी, ऊपर से हमारे जो वो स्पेशल आर्टिस्ट्स हैं जो इन लोगों को ये काम कर पाते हैं, उनकी फैमिली वालों को भी कहीं ना कहीं काम मिलता रहेगा, रोज़गार मिलता रहेगा, और ये जो विद्या है ये लुप्त नहीं होंगी। इसके अंदर जो आइकॉनिक टेक्सटाइल्स हैं उसके अंदर बहुत सारी टेक्सटाइल्स आती हैं, जैसे कि खेस फ्रॉम पानीपत, चंबा रुमाल्स हिमाचल प्रदेश, उसके बाद वूल टाई लद्दाख से, उसके बाद अवध जमदानी वाराणसी। इसी तरह से साउथ इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो साउथ इंडिया के अंदर बंजारा कम्युनिटी की जो एम्ब्रॉयडरीज़ हैं कर्नाटका के अंदर, उसके बाद कलमकारी है आपकी तंजौर के अंदर, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हुई हैं। कुनबी वीव्स हैं वो गोवा की हैं, माशरू वीव्स हैं, पटोला वीव्स हैं गुजरात की हैं। तो हर एक स्टेट से आप कह सकते हो कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो ऐड की गई हैं। और ये टोडा मैंने आपको दिखाया, टोडा कम्युनिटी की बनाई हुई जो शॉल्स हैं ये यहाँ पे आई हुई हैं, ठीक है, तो ये तमिलनाडु से हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसके अंदर रखी हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट ऑन वाइफ कैन टेक फॉर्म ऑफ रेप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हमने ऑलरेडी डिटेल में किया था मैरिटल रेप बारे में।
ठीक है, तो इट विल बी मोर ऑफ अ रिवीजन प्लस एड ऑन पॉइंट्स होंगे आपके लिए। तो रेप हमने देखा था 375 आईपीसी के अंदर दिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर एक है एक्सेप्शन नंबर 2, जो कहता है कि अगर आप मैरिड वुमेन हैं तो उसके ऊपर अगर फोर्सफुल सेक्सुअल असॉल्ट सेक्सुअल रिलेशंस बना रहा है हस्बैंड, तो वो रेप नहीं है, अगर प्रोवाइडेड जो वाइफ है वो अबव 15 ईयर्स हो। ठीक है, अगर वाइफ 15 ईयर्स से ऊपर है तो कोई भी रेप में कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके अंदर हमने जो पॉइंट्स देखे थे वो थे विद रिस्पेक्ट टू प्रूफ। अगर आप इसे क्रिमिनलाइज कर भी देते हो तो एक तो झूठे आरोप बहुत लग जाएंगे हस्बैंड्स के ऊपर, स्पेशली जो डाइवोर्स केसेस है उनमें। सेकेंडली, प्रूव आप कर नहीं पाओगे तो वो हस्बैंड जो है बेचारा एफआईआर के चक्कर में चक्कर काटता रह जाएगा कोर्टों के, और प्रूफ कुछ होना नहीं है, तो इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, सेकेंडली हमने ये भी देखा था कि बहुत बार, क्योंकि आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, आप उस तरह के रिलेशंस में रह चुके हैं, तो कई बार अगर आपका मतभेद भी चल रहा होता है तो बाद में आप जो है उस चीज़ को एक्विनेंस दे देते हो, यानी कि आप उस चीज़ को मान लेते हो। तो यू बिकम, एक बार आपका फोर्सफुल स्टार्ट हुआ लेकिन आप वॉलंटरी जो है गिव इन कर देते हो, तो उसके कारण से भी प्रूव करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो आपके वाइफ्स हैं इंडियन हाउस होल्ड्स के अंदर, वो नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स के जो है काफ़ी ज़्यादा विक्टिम्स बन रही हैं, और जो उनके हस्बैंड हैं उन पे कर रहे हैं, और हस्बैंड उनके बिना कंसेंट के उनके साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। तो इसके अंदर वॉयलेंस भी कई बार हो जाता है, और अगर वॉयलेंस जो है आता है तो इट शुड अमाउंट टू रेप। लेकिन आगे कोर्ट ने खुद ही एक्सप्लेन करते हुए कहा कि लेकिन ये हम बोल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओनली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो अभी हमने पढ़ा था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि आप जो है अबॉर्ट कर सकते हो बच्चा। तो उस संदर्भ में तो ये बात ट्रू है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू आईपीसी ये बात ट्रू नहीं है, क्योंकि आईपीसी के अंदर एक्सेप्शन नंबर 2 जो है 375 की, वो मैरिटल रेप को रेप के एम्बिट से बाहर रखती है, और उसके ऊपर ऑलरेडी जो है एक बेंच जो है अपील सुन रहा है। तो एज ऑफ नाउ हम इस पे आईपीसी वाले पार्ट पे कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है अपनी वाइफ पे, तो बेशक उसको रेप मान लिया जाए, और जो वुमेन है उसको राइट टू अबॉर्शन भी दे दिया जाए, लेकिन वो एक सिर्फ लीगल फिक्शन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 375 आईपीसी की, तो उसके अंदर स्पेसिफिक एक्सेप्शन दी हुई है कि आप मैरिटल रेप में नहीं आओगे अगर आपकी वाइफ जो है वो 15 ईयर से ऊपर है तो। और इसीलिए रेप की अंडरस्टैंडिंग एमटीपी एक्ट के अंदर किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगी एक्सेप्शन नंबर 2 सेक्शन 375 को, क्योंकि यानी कि मैरिटल रेप को अंडर आईपीसी को, क्योंकि वो ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है बिफोर अनदर बेंच। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और उसके अंदर जो हमने इश्यूज देखे थे वो भी थे विद रिस्पेक्ट टू मिस यूज एंड विद रिस्पेक्ट टू प्रूफ। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये इस आर्टिकल में बताए गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री। तो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री हुई थी, उसके ऊपर सीख कर रही है क्लैरिफिकेशन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एडल्ट्री क्या होता है, अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो एडल्ट्री बेसिकली होता है वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर आप करते हैं, एक मैरिड पर्सन हो और वो किसी और के साथ कर रहा है। तो ये पर्सन कोई भी हो सकता है, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी ये पर्सन हो सकता है। लेकिन जो पर्सन है जो कर रहा है क्राइम, मतलब कि एक्यूज्ड, वो एक मैरिड पर्सन होना चाहिए, और ये उसका स्पाउस नहीं होना चाहिए। मतलब आप अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ के किसी भी और के साथ अगर सो रहे हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, तो वो यहाँ पे एडल्ट्री की डेफिनेशन में आता है। लेकिन आईपीसी के अंदर जो एडल्ट्री दिया हुआ था वो दिया हुआ था 497 सेक्शन के अंदर, जो कि ये कहता था कि अगर विदाउट कंसेंट या विदाउट परमिशन आप किसी और की वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो आप गिल्टी हो एडल्ट्री के। मतलब कि ये H1 है, ये इसकी वाइफ है W1, और ये कोई पर्सन है X। ठीक है, अब ये पर्सन H1 की परमिशन लिए बिना W के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, वॉलंटरी, मतलब कि रेप नहीं है, ये वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स है इन दोनों के बीच में। लेकिन X ने परमिशन नहीं ली किसकी, हस्बैंड 1 की। तो इससे क्या होगा, ये जो पर्सन है ये गिल्टी हो जाएगा फॉर एडल्ट्री। अब ये जो लॉ था ये वाइफ को तो करता था इम्यून, मतलब कि वाइफ तो बहक गई होगी, बहला फुसला लिया होगा एक्स ने, तो इसीलिए वाइफ जो है वो बहला फुसला के उसके साथ जो है इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, लेकिन एक्स की ड्यूटी थी कि वो H1 से परमिशन लेता, अगर उसने परमिशन नहीं ली तो ये जो है एडल्ट्री है, क्योंकि ये H के लिए
क्या हो गया यहाँ पे, विक्टिमाइजेशन हो गया, एच विक्टिम हो गया, उसका घर जो है वो खराब हो गया। लेकिन इस पूरे सिनारियो के अंदर आप देख रहे हैं कि डब्ल्यू को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जैसा आपकी प्रॉपर्टी को कोई चोरी कर ले तो प्रॉपर्टी की तो कोई गलती है नहीं, ठीक है, चोर को पूछ के लेके जानी चाहिए थी। तो इसमें वाइफ को प्रॉपर्टी की तरह जो है यूज किया जा रहा था इस इलस्ट्रेशन के अंदर। तो इस बेसिस पे जो आपका जोसेफ शाइन वाला केस आया था, उस केस के अंदर इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये 158 ईयर ओल्ड लॉ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और आर्टिकल 21 और 14 को जो है, यानी कि राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी को ख़त्म करता है। ये एक बहुत ही प्राइवेट मैटर है, और ये जो है हस्बैंड जो है वो मास्टर ऑफ वाइफ नहीं होता। वाइफ इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी। हो सकता है वाइफ दुखी हो अपने हस्बैंड से और वो खुद गई हो एक्स के पास, तो अगर सज़ा भी देनी थी तो दोनों को देनी चाहिए थी। अगर हस्बैंड विक्टिम भी है तो वाइफ की भी तो वहाँ पे गलती है। तो इसीलिए ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, आप सिविल एक्शन ले सकते हैं, मतलब कि आप डाइवोर्स जो है वो सीख कर सकते हो, डैमेजेस जो है वो सीख कर सकते हो। और अगर ऐसे में जो H1 है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले तो वाइफ की तरफ को सिर्फ इस बात की सजा दी जा सकती है कि इसने अबेट किया इसको, मतलब कि इसने उकसाया कि वो सुसाइड कर ले, और उकसाया कैसे, किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करके। तो इसी के अंदर हमने डॉक्ट्रिन ऑफ कोवेचर भी देखा था पहले, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो वाइफ की आइडेंटिटी है आफ्टर मैरिज वो सम्मिलित हो जाती है उसकी हस्बैंड के साथ ही। तो हस्बैंड की आइडेंटिटी वाइफ की आइडेंटिटी बन जाती है, और वाइफ की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो खत्म हो जाती है। पर ऐसा हम रिकॉग्नाइज नहीं करते कॉन्स्टिट्यूशन में। हम दोनों को ही इक्वल राइट, इक्वालिटी देते हैं, इक्वल राइट्स देते हैं, और इक्वल राइट टू लाइफ भी देते हैं, डिग्निटी भी हम देते हैं। सो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो अब सेंटर के पास जो इशू आया है वो ये है कि अब आपने ये सब तो कर दिया, अब इससे क्या हो रहा है, आर्म्ड फोर्सेस में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी अडल्ट्री का क्लॉज होता है। अगर कोई आर्मी ऑफिसर ऐसा है जो किसी और आर्मी ऑफिसर की स्पाउस के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है, तो उस केस में उसको नौकरी से निकाला जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। तो अब उस तरह के जो केसेस हैं, अब आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल जो हैं वो उनको केसेस को खारिज कर रहे हैं कि अब तो ये ऑफेंस नहीं रहा। लेकिन सरकार का ये कहना है कि आर्मी के अंदर जो लॉ है वो बराबर है, उसके अंदर वाइफ को हम एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं कर रहे। उसके अंदर चाहे हस्बैंड अडल्ट्री करे चाहे वाइफ अडल्ट्री करे, अगर तुमने अडल्ट्री करी तो सीधा तुम्हारे को डिसमिसल फ्रॉम सर्विस मिलेगा। तो वहां पे एक जेंडर न्यूट्रल है। तो यहाँ पे आपने जो इसको डिक्रिमिनलाइज किया वो किया था ऑन द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी, लेकिन आर्मी के लॉज जो हैं वो जेंडर न्यूट्रल हैं। क्योंकि वो जेंडर न्यूट्रल्स हैं तो AFT यानी कि आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल को कोई भी राइट नहीं बनता कि वो उन लॉज को जो है ये कह के कि सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, खारिज कर दें। तो इसके ऊपर जो है अब सुनवाई जो है वो की जाएगी, और दिसंबर 6 को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देखा था कि एक स्पेस क्राफ्ट जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए और उसके अंदर मिलियन किलोमीटर्स लॉन्ग हो और बीच में लेजर्स हो, तो वो कौन से एक्सपेरिमेंट का जो है पार्ट है। तो ये है इवॉल्व्ड लीजा। लीजा का मतलब क्या था, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। ये एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो प्लान है, जिसके अंदर 3 स्पेसक्राफ्ट्स को रखा जाएगा। एक मदर स्पेसक्राफ्ट होगा, 2 डॉटर स्पेसक्राफ्ट होंगे, जो कि एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद जो है ये अर्थ को जो है ट्रेल करेंगे, अर्थ के ऑर्बिट के साथ साथ ट्रेल करेंगे, और ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज को मेजर करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक महत्वाकांक्षी योजना है जो बनाई जा रही है, और इसके अंदर हमें देखना है कि क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, जैसा यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेंस का क्वेश्चन, जो आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप पे बताना है। वो ये है कि वाई इंटरनल डेमोक्रेसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज़ नीडेड। तो इंटरनल डेमोक्रेसी क्या चीज़ है और इसकी नीड क्या है, ये हमें बताना है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम बार बार डेमोक्रेसी 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 की तो बात करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपस में तो डेमोक्रेटिक है नहीं। इनका जो खुद का सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो कहीं ना कहीं, अब जैसे कांग्रेस के केस में देख लें अगर हम, तो ये तो मोनार्की की तरह ही चल रहा है।
कि एक ही फैमिली जो है वो चल रही है बार बार। ठीक है, बीजेपी की बात करें तो इसके अंदर भी कोई डेमोक्रेसी तो नहीं है कि सर्वसहमति से मोदी जी को चुन रहा हो। ठीक है, मान लिया कि वो बहुत नीचे से आए और ऊपर उठते गए, लेकिन प्रोसेस क्या है, कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो नहीं है। सिमिलरली आप में अगर हम देखें तो सिंगल 1% शो है, अन्ना हजारे का यूज करके जो है केजरीवाल साहब आगे आए और वो जो है सर्वो सर्वा बन गए इस पार्टी के, राइट। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि कहीं पे भी डेमोक्रेसी पार्टीज के अंदर नहीं है। तो क्या डेमोक्रेसी पार्टीज के अंदर भी होनी चाहिए, और अगर हाँ तो इसकी नीड क्या है, तो ये हमें बताना है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।